भारत और फ्रांस के बीच 17 अहम समझौतों पर मुहर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसोis होलांद ने शुक्रवार को रेलवे, स्पेस रिसर्च, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और तकनीकी और मरीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते किए। इस दौरान भारत के रफाल फाइटर प्लेन खरीदने पर भी मुहर लग गई। भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट की क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी का ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी फ्रांस के साथ समझौता हुआ। फ्रांस जैदापुर में 6 परमाणु प्लांट लगाने में सहयोग करेगा। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में मिलकर चलने का भी वादा किया। मुंबई हमले के गुनहगार लखवी की रिहाई पर फ्रांस ने कड़ी आपत्ति जताई। दोनों देशों में खुफिया जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी। चाहे पेरिस हो या मुंबई, भारत और फ्रांस ने एक दूसरे के दर्द को सहा है। व्यापक वैश्विक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। इसमें ये हर देश का दायित्व है कि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में पूरा समर्थन दें, आतंक समूहों को पनाह लेने न दें और आतंकवादियों को जल्द से जल्द सजा दें। भारत और फ्रांस ने कारोबारी रिश्तों में और मजबूती लाने का भी ऐलान किया। फ्रांस भारत में 2 अरब यूरो का निवेश करेगा। फ्रांस ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की सोच पर भी मुहर लगाई। डिफेंस क्षेत्र में मेक इन इंडिया का पूरा समर्थन किया है और मेक इन इंडिया सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, एक एम्बिशन, इस रूप में आपने उसकी सराहना की है। फ्रांस के राष्ट्रपति होलांद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोप दौरे के लिए फ्रांस को पहले देश के तौर पर चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सराहा और कहा कि ये फ्रांस के लिए सम्मान की बात है। होलांद ने कहा कि फ्रांस चाहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। फ्रांस ने भरोसा दिलाया है कि वो भारत के नागरिकों को 48 घंटों के भीतर टूरिस्ट वीजा देगा। दोनों देशों के बीच विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए और मरीन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पर भी करार हुआ और बायोटेक इंस्टीट्यूट के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा रेल को आधुनिक बनाने के लिए भी फ्रांस से समझौता किया गया। फ्रांस की मदद से नागपुर और पौंडीचेरी में 3 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। समझौते और बातचीत की टेबल के बाद सीन नदी में क्रूज पर मोदी और होलांद में बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस के नजारों का लुत्फ उठाया। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भी काफी व्यस्त प्रोग्राम है। सबसे पहले पीएम मोदी ताउलोज जाएंगे, जहां वो एयरबेस सुविधा का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री फ्रेंच स्पेस कंपनी CNES भी जाएंगे। फिर पीएम मोदी लिली जाकर पहले विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आज पेरिस में प्रधानमंत्री भारतीय समुदायों के बीच भी होंगे, जहां उनका भव्य स्वागत होगा। फ्रांस एयरक्राफ्ट राफेल डील के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। शुक्रवार को स्वामी ने धमकी दी थी कि अगर सरकार फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान का सौदा करती है तो वो इसे रद्द कराने के लिए कोर्ट जाएंगे। स्वामी के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमान में कई खामियां हैं। तो ऐसे जो हवाई जहाज वहाँ गोडाउन में पड़े हैं उनको खरीदना इसका कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे फ्रांस को खुश करने के लिए कुछ करना है तो फिर कंपनी को खरीद लो, क्योंकि कंपनी वैसे भी बंद होने वाला है। उसके बाद क्या करोगे स्पेयर्स के लिए और अन्य चीज़ों के लिए। तो इसीलिए ये भ्रष्ट सौदा है। इसके लिए हमारा देव पार्टी की नाम खराब हो सकती है। इसीलिए सरकार को मैं सावधान किया है। सरकार को मानेगी नहीं तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से मुलाकात कर अपनी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने लखवी की रिहाई पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद का भी समर्थन मिला है। होलांद ने लखवी की रिहाई पर कहा, जिस आतंकवादी पर मुंबई हमले जैसे जघन्य अपराध का आरोप है, उसकी रिहाई चौंकाने वाली है। Twice the French delegation raised this issue of the release of the terrorist Lakhvi in Pakistan. What they shared with us was their anguish. They said that they would like to express their solidarity with India. लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान ने दिखाई सीनाजोरी। पाकिस्तान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत की ओर से इस मामले में सहयोग न मिलने के कारण लखवी का मामला जटिल हो गया। इस कारण केस भी कमजोर हो गया।
लखवी की रिहाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाकिस्तान से कड़े शब्दों में अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करे और लखवी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग तत्काल करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए को बड़ी सीख दी थी जब चुनाव चल रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराए जाने के खुलासे से नेताजी के परिवार वाले काफी दुखी हैं। परिवार के सदस्यों ने इस मामले में न्यायिक जांच कराने की मांग की है। नेताजी के परिवार के सदस्य चंद्र कुमार बोस ने मोदी सरकार से ये भी मांग की कि वो नेताजी को लेकर 160 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करे। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक जिस जवाहरलाल नेहरू के साथ नेताजी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसी नेहरू ने उनके परिवार की 16 साल तक जासूसी की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट से पता चलता है कि नेहरू के जमाने में आईबी ने सुभाष चंद्र बोस के घर वालों की जासूसी की। इस खुलासे के बाद जहां कांग्रेस कह रही है कि नेहरू ऐसा नहीं कर सकते, वहीं बीजेपी मुखर हो गई है। किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दे दी, जिस पर देश के लोग गर्व करते हैं, उन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, और उनके परिवार पर नज़र उनकी जासूसी किस तरह से होती थी, ये खबर से पूरे देश के अंदर आज लोग दंग हैं। आज पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर में गम और गुस्सा है कि नेताजी के परिवार तक की जासूसी हुई। ये बहुत दुखद है। देश के लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं। राजस्थान से पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में नापाक हरकतें हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा के 300 किलोमीटर इलाके पर पाकिस्तान अनमैन्ड एयर व्हीकल से जासूसी कर रहा है। बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी रेंजरों के सामने विरोध दर्ज कराया। 9 साल तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम रख दिया। कोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए तेजाबी हमले के पीड़ितों की देखरेख, इलाज और अन्य सुविधाओं के लिए गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोई भी अस्पताल तेजाब हमले के पीड़ित के इलाज से मना नहीं कर सकता। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को तेजाब हमले के शिकार को फौरन कम से कम 3 लाख रुपए की मदद मुहैया करानी होगी। शिवसेना के यूथ विंग ने पुणे में एक शराब पार्टी में रेड किया, जिसमें 10वीं क्लास के छात्र शामिल थे। छात्रों ने बोर्ड परीक्षा के बाद पार्टी आयोजित किया था। सेना के यूथ विंग ने मामले की शिकायत पुलिस में की थी। सभी छात्रों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने पद्म पुरस्कारों पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पद्म अवार्ड अमीरों और बेईमानों को मिलता है, कभी गरीबों और आदिवासियों को ये पुरस्कार नहीं मिला। आजादी लोगों को यदि कौन पद्मश्री और पद्म भूषण इसे लेना नहीं चाहिए, लात मारना चाहिए। ये तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो बेईमान लोग हैं देश के, समाज के, जो व्यवस्था के हिस्से हैं, उनको मिलता है, उनको ही मिलता है। अभी मिला है ये जो बड़ा बाबू ने जो अभी दिया है खिताब, क्या कहते हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण, वो सब जो ऊंचे तबके के लोग उनको। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगरपालिका के चेयरमैन पद पर जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर नोट उड़ाए। ठाकुर द्वारा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे के साथ रोड पर हुड़दंग मचाते रहे। ठाकुर द्वारा नगरपालिका चेयरमैन पद पर सपा की बानो बेगम ने जीत हासिल की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज रांची में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह की ये पहली झारखंड यात्रा है। कल रांची पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया। प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर दिल्ली के मुंडका इलाके में रैली करेंगे। सीएम बनने के बाद केजरीवाल की दिल्ली में पहली रैली होगी। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में शातिर बदमाशों ने यूपी के बीएसपी नेता सर्वेश कपूर को निशाना बनाया और नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों के गैंग ने बड़े ही शातिराना अंदाज में बैग पर हाथ साफ किया। जब बीएसपी नेता दर्शन के लिए मंदिर गए तो बदमाशों ने ड्राइवर को रुपए गिरे होने का लालच दिया और जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा, गैंग के दूसरे बदमाश गाड़ी के पिछली सीट पर रखे बैग को लेकर फरार हो गए। पटना पुलिस ने मास्कमैन गैंग के 4 बदमाशों को धर दबोचा है। ये बदमाश एटीएम को निशाना बनाते थे। पिछले 4 महीने में अलग अलग एटीएम से करीब 1 करोड़ रुपए की लूट हो चुकी है। गैंग के ये बदमाश मास्क लगाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे ताकि सीसीटीवी में उनकी पहचान न हो सके।
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक मासूम हैवानियत का शिकार बनी है। सीलमपुर इलाके में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची के घर वालों का आरोप है कि एक ऑटो चालक पहले तो बच्ची को धोखे से अपने साथ ले गया और फिर नशीला इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जीटीबी अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। आरोपी अब भी पकड़ से बाहर है। महाराष्ट्र के पालघर में एक 5 साल की बच्ची की हत्या कर उसकी लाश रेत में दफनाने का मामला सामने आया है। बच्ची का शव घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक निर्माणाधीन इमारत के पास दफनाया गया। बच्ची 9 अप्रैल से लापता थी। हत्या की वजहों का अब तक पता नहीं चला है। लखनऊ के लमार्टिनियर स्कूल के छात्र ने स्कूल की छत से कूदकर जान दे दी। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट सहित कुछ जले हुए लेटर भी मिले हैं। सुसाइड नोट में छात्र ने किसी लड़की का जिक्र करते हुए कहा है कि आई एम वेटिंग फॉर यू। छात्र की उम्र 13 साल थी और वो 9वीं क्लास में पढ़ता था। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। छोटी सी बात से शुरू हुई ये लड़ाई अचानक बढ़ गई और देखते ही देखते लाठी लेकर लोग मंसूब, उसके भाई और बेटी पर टूट पड़े। मंसूब की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई और बेटी जख्मी हैं। दोनों को पास के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के किराड़ी इलाके में एक फाइनेंस के ऑफिस में 8 से 10 हथियारबंद लोग घुसे और एक शख्स को ताबड़तोड़ चाकू मारकर एक का अपहरण कर ले गए। देर रात हुई इस वारदात के पीछे आरटीवी को लेकर चल रही पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हमलावरों की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने किडनैप हुए शख्स की तलाश में कई जगह टीम भेजी है। शुक्रवार देर रात दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक फॉर्च्यूनर कार का एक्सीडेंट हो गया। फॉर्च्यूनर अक्षरधाम की तरफ से मयूर विहार की तरफ जा रही थी, तभी अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। फॉर्च्यूनर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कार सवार शख्स ट्रक को देख नहीं पाया और ट्रक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फॉर्च्यूनर का अगला हिस्सा ट्रक में ही फंसा रह गया और फॉर्च्यूनर 10 मीटर आगे डिवाइडर में जा भिड़ी। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बीती रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गए। रात करीब 1:30 बजे ये एम्बुलेंस अंधेरी से बांद्रा की तरफ जा रही थी और विलेपार्ले के फ्लाईओवर के पास डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। एक गुटखा व्यापारी और उसके बेटे पर मुंबई के एक्साइज कमिश्नर के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। जोधपुर घूमने गए मुंबई के एक्साइज कमिश्नर केसी गुप्ता और उनकी पत्नी का आरोप है कि बकाया मांगने पर गुटखा कंपनी के मालिक नंद किशोर मालानी मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं गुटखा कंपनी के मालिक ने एक्साइज कमिश्नर के खिलाफ अवैध उगाही का मामला दर्ज कराया है। राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 26 रनों से मात दे दी। किंग्स 11 पंजाब को 163 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन ही बना पाई। किंग्स 11 के वीरेंद्र सहवाग खाता तक नहीं खोल पाए। मुरली विजय ने 37 और जॉर्ज बेली और अक्षर पटेल ने 24-24 रनों का योगदान दिया। राजस्थान के लिए जेम्स फॉकनर का शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन रहा। उन्होंने धमाकेदार 46 रन बनाए और 3 विकेट भी झटके। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार पर विराट कोहली ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि देश के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। एक हार पर क्रिकेट प्रेमियों के कोहराम से काफी आहत हूँ। अनुष्का शर्मा को लेकर दर्शकों का बर्ताव शर्मनाक रहा। आईपीएल में आज पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच होगा, जबकि दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु की टीमें भिड़ेंगी। आईपीएल पर मंडरा रहा है स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का साया। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स में मुंबई के एक खिलाड़ी को उसके साथी खिलाड़ी ने ऑफर दिया था। मामला एंटी करप्शन यूनिट तक पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और मशहूर कमेंटेटर रिची बेनो का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। बेनो की मौत स्किन कैंसर से हुई। उनकी मौत से क्रिकेट जगत में शोक है।